हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बजट के बारे में 2020 के बारे में कुछ एक वीडियो बना के कुछ उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लाया जाए। तो आप लोगों के आग्रह अनुरोध को देखते हुए मैंने भी बजट 2020 जो 1 फरवरी 2020 को हमारे वित्त मंत्री सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया, उसके कुछ हाईलाइट महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आए हूँ आपके पास। कुछ सारगर्भित बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे आज के वीडियो में बजट 2020 के लिए। और यह वीडियो आप सभी साथियों के लिए काफ़ी मददगार होगा जो इंटरव्यू या प्रमोशन एग्जाम में भाग लेने जा रहे हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया गया। पूरा बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट का था, लेकिन हमने 20 से 25 मिनट में बजट के महत्वपूर्ण हाईलाइट बिंदुओं को इसमें लाने की कोशिश की है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2020 ऑफ इंडिया ऑन द 1st of February 2020. The government has taken some measures toward reaching the target of a $5 trillion by the end of 2022. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2020 को भारत का केंद्रीय बजट 2020 पेश किया, जो लगभग 2 घंटे 40 मिनट का था और अब तक का सबसे लंबा भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पढ़ा। सरकार ने 2022 के अंत तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ उपाय बताए, जिसमें ये बजट में आप उसको देख सकते हैं। 3 prominent themes of the budget. 3 prominent themes for this budget. First is aspirational India, second is economic development, and third is caring society. Aspirational India, better standard of living with access of health, education and better jobs for all section of the society. There are 3 components of the aspirational India. First is agriculture, irrigation and rural development. Another is wellness, water and sanitation, and third is education and skill. That is the components of aspirational India. Second theme is economical development for all. That is the theme like सबका साथ सबका विकास and सबका विश्वास. Third is caring society, both human and compassionate. Antyodaya as a article of faith. Provision of rupees 8,000 crore over 5 years for the quantum technology and its application. This budget is known as woven around 3 prominent themes, that is aspirational India, economic development and a caring society. जी हाँ दोस्तों, बजट के इस बार 3 मुख्य विषय हैं, एस्पिरेशनल इंडिया और सबके लिए आर्थिक विकास और देखभाल करने वाला समाज। जो एस्पिरेशनल इंडिया है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर नौकरियों तक पहुंच के लिए एक मानक तैयार करेगा, बेहतर स्टैंडर्ड तैयार करेगा। इसके 3 पहलू हैं। एस्पिरेशनल इंडिया अर्थात आकांक्षात्मक भारत के 3 घटक हैं। पहला भाग जो है कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास, दूसरा भाग है जो कल्याण, जल और स्वच्छता, और तीसरा भाग कृषि और विकास। अर्थात यह बजट सभी के लिए आर्थिक विकास, जिसका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है, और तीसरा है देखभाल करने वाला समाज, मानवीय और दयालु दोनों, विश्वास के एक लेख के रूप में अंत्योदय। क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए 5 वर्षों में 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान और यह अनुप्रयोग है। अर्थात देखा जाए तो यह बजट 3 मुख्य विषयों पर बुना गया है, एस्पिरेशनल इंडिया, सभी के लिए आर्थिक विकास एवं एक केयरिंग सोसाइटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। इंडिया विल होस्ट G20 presidency in 2022. Rupees 100 crore to be allocated for making preparation for this historical occasion, where India will derive global economic agenda. India uplifted 271 million people out of poverty. India is now 5th largest economy in the world. Central government debt reduced to 48.7% of GDP from 52.2% in March 2014. We shall strive to bring ease of living for every citizen. 7.4% growth surpassed in 2014 to 19 with average inflation of 4.5%. Center's debt down from 52.2% in 2014 to 48.7% in 2019. During 2014-19, government brought paradigm shift in governance.
फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, इन्फ्लेशन वेल कंटेंट, बैंक क्लीन अप द एक्यूमुलेटेड लोन, फाइनेंस मिनिस्टर लिस्ट आउट वेलफेयर स्कीम्स लाइक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम, डीबीटी एंड आयुष्मान भारत। जी हाँ, भारत जो है आने वाले 2022 में G20 प्रेसिडेंसी की मेज़बानी करेगा। इस ऐतिहासिक अवसर की तैयारी के लिए आवंटित किए जाने वाले 100 करोड़ जहां भारत करेगा, एक महत्वपूर्ण अवसर उनको आर्थिक एजेंडा दुनिया के सामने रखने का मौका मिलेगा। आर्थिक एजेंडा के रूप में भारत ने 271 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। केंद्र सरकार ने मार्च 2014 से जीडीपी 52.7% से घटाकर 48.7% कर लिया। प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन यापन में आसानी लाने का प्रयास किए जा रहे हैं, इस बजट में किए गए हैं। 2014 और 19 में 7.4% की वृद्धि जो से 4.5% की औसत मुद्रास्फीति के साथ रही। जी हाँ, 2014 में जो सेंटर का कर्ज है 52% से घटकर 2019 में 48.7% हो गया है। 2014 और 19 के दौरान सरकार के गवर्नेंस में काफ़ी बदलाव आया। अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे, अच्छी तरह से निहित मुद्रास्फीति, बैंकों ने एक्यूमुलेटेड लोन को क्लीन अप किया। वित्त मंत्री ने किफ़ायती योजना, आवास, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, आयुष्मान भारत जैसे अन्य कल्याणकारी योजनाओं की सूची बनाई और उसके बारे में विस्तार से बजट भाषण में बताया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी पर जो टैक्सेशन पर है। न्यू ऑप्शनल टैक्स स्लैब, न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स विल बी अवेलेबल फॉर दोज हु फॉरगो एग्जम्पशन टू सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम एंड लोअर रेट्स। अराउंड 70 ऑफ मोर देन 100 इनकम टैक्स डिडक्शन एंड एग्जम्पशन हैव बीन रिमूव्ड। नए कराधान की घोषणाएं की गई हैं, नए वैकल्पिक टैक्स स्लैब लगाए गए हैं। नई आयकर स्लैब में उन लोगों के लिए उपलब्ध होंगी जो छूट से गुजरते हैं। कर प्रणाली और कम दरों को सरल बनाने के लिए 100 से अधिक आयकर कटौती और छूटों में से लगभग 70 को हटा दिया गया है। आइए अगर इसको इस तरह से समझा जाए, जो बजट हैज़ प्रपोज चेंजेस इन इनकम टैक्स स्लैब एंड रेट्स बट विदाउट एग्जम्पशन। पहले जो रेट था 2,50,000 तक नील था, लेकिन अभी जो न्यू टैक्स स्लैब हैं, इनकम 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, जो पहले 5% था। 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, जो पहले 30% था, और 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, और 15 लाख से अबव जो 30% है और जो पहले भी 30% था। तो ये नए टैक्स स्लैब दिए गए हैं और वैकल्पिक है। ये अगर कोई नागरिक चाहे तो पहले वाले टैक्स स्लैब भी ले सकता है और नए टैक्स स्लैब में भी लाभ ले सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड में जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दैट इज डीडीटी एबोलिश। कंपनीज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे डीडीटी। डिविडेंड टू बी टैक्स्ड ओनली एट ए हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट्स एट एप्लीकेबल रेट। कैश रिवार्ड सिस्टम इनवाइज to incentivize customer to seek invoice. 15% concessional tax rate for new power generation company. Tax on cooperative society reduced to 22% without exemption. 100% tax concession to sovereign wealth fund on investment in infrastructure project. Tax on cooperative society to be reduced to 22% per surcharge and cess as against 30% at present. To end tax harassment, new taxpayer chartered to be instituted. जी हाँ, लाभांश वितरण कर जिसको डीडीटी बोलते हैं उसको समाप्त कर दिया गया है। कंपनियों को डीडीटी का भुगतान करने की अब आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। लागू दरों पर केवल प्राप्तकर्ताओं के हाथों पर कर लिया जाना है। नगद इनाम प्रणाली में चालान लेने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। नई बिजली उत्पादन कंपनियों, पावर जनरेशन कंपनियों के लिए 15% रियायती दरों की घोषणा की गई है। उसी प्रकार छूट के बिना सहकारी समितियों पर कर 22% तक कम हो गया, जो पहले 30% था। अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश पर संप्रभु धन निधि का 100% टैक्स एग्जम्पशन है। वर्तमान में 30% के मुकाबले सहकारी समितियों पर कर घटाकर 22% और उपकर में कटौती की गई है। कर उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए नए करदाता चार्टर्ड की स्थापना की जाएगी।
जी हाँ, ये तमाम चीज़ें जो हैं घोषणा की गई है बजट में वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा। अब बढ़ते हैं आगे। प्रपोज टू अमेंड कंपनी एक्ट टू ब्रिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी इन सर्टेन एरिया, टू अमेंड आईटी एक्ट टू अलाउ फेसलेस अपील्स, टू लॉन्च न्यू डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी विल बी वेव्ड फॉर दोज हु विश टू पे द डिस्प्यूटेड अमाउंट टिल March 31st. Government to look at ensuring that contracts are honored. Proposes new national policy on official statistics to improve data collection and dissemination with the help of technology. Rules of origin requirement in Customs Act to be reviewed to ensure FTAs are aligned with the conscientious direction of our policy, as Finance Minister said. Aadhaar based verification of taxpayer is being introduced to weed out dummy or non-existence units, instant online allotment of PAN on the basis of Aadhaar. जी हाँ, कुछ क्षेत्रों में आपराधिक दायित्व लाने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। फेसलेस अपीलों को अनुमति देने के लिए आईटी एक्ट में संशोधन करना, नई प्रत्यक्ष कर विवाद निपटान योजना की शुरुआत करना, विवाद से विश्वास की योजना बनाई गई थीम के साथ। 31 मार्च तक विवादित राशि का भुगतान करने की इच्छा करने वालों के लिए ब्याज और जुर्माना माफ़ किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुबंध सम्मानित किए जाते हैं कि प्रौद्योगिकी की मदद से डाटा संग्रह और प्रसार में सुधार के लिए आधिकारिक सांख्यिकी पर नई राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव, जिसमें टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम में मूल आवश्यकताओं के नियमों की समीक्षा की जाएगी ताकि एफटीए को हमारी नीति की सचेत दिशा के साथ जोड़ा जाए, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया। करदाताओं के आधार आधारित सत्यापन को डमी या गैर अस्तित्व इकाइयों के लिए पेश किया जा रहा है और आधार के आधार पर पैन कार्ड का तत्काल ऑनलाइन आवंटन किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं, हाउसिंग के क्षेत्र में क्या नई घोषणाएं हुई हैं उनको सुनते हैं। इन फील्ड ऑफ हाउसिंग, टैक्स हॉलीडे फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग एक्सटेंडेड बाई 1 year, एडिशनल डिडक्शन अप टू ₹1.5 lakhs फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन loan taken for an affordable house extended till 31st March 2021. Investment, government plan to sell part of its holding in Life Insurance Corporation by way of initial public offering. Certain specified categories of government securities will be open fully for NRIs. FPI limit in corporate bond raised to 15% from 9%. Government doubles divestment target for the next fiscal at ₹2.1 lakh crore. Expand exchange traded fund by floating a debt ETF constituencies primarily of government securities. जी हाँ, अगर आवास के क्षेत्र में देखा जाए तो 1 वर्ष तक विस्तारित किफ़ायती आवास के लिए कर अवकाश दिया गया है और उसकी अतिरिक्त कटौती दी गई है। 31 मार्च 2021 तक बढ़ाए गए एक किफ़ायती घर के लिए ऋण पर दिए गए ब्याज पर ₹1.5 लाख 1.5 लाख रुपए तक का कर रियायत दिए गए हैं। निवेश के क्षेत्र में देखेंगे तो सरकार ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से जीवन बीमा निगम LIC में अपनी हिस्सेदारी का हिस्सा बेचने की योजना बनाई है, जो सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से होगा। सरकारी प्रतिभूतियों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियां NRIs FPI की सीमा पूरी तरह से कॉरपोरेट बॉन्ड में 9% से 15% तक खुली होंगी, जिनको बढ़ाया गया है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपए के विभाजन का लक्ष्य रखा है। मुख्य रूप से सरकार से मिलकर एक डेट ETF फ्लोट करके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का विस्तार करने की योजना इस बजट में बताई गई है। चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या किया गया है। इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम्स ड्यूटी रेज ऑन फुटवेयर टू 35% फ्रॉम 25% and on furniture goods to 25% from 20%. Excise duty proposed to be raised on cigarette and other tobacco product. No change made in duty rates of BDs. Basic customs duty on imports of new prints and lightweight coated paper reduced from 10% to 5%. Custom duty rates revised on electric vehicles and parts of mobiles. 5% health cess to be imposed on imports of medical devices except those exempt from BCD. Lower custom duty on certain inputs and raw material like fuels, chemicals and plastics. Higher custom duty on certain goods like auto parts, chemical etc. which are also being made domestically.
जी हाँ, अगर अप्रत्यक्ष कर में देखा जाए तो सीमा शुल्क फुटवेयर पर 25% से 35% और फर्नीचर के सामान पर 20% से 25% तक बढ़ा है। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव, जबकि बीड़ी की शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। न्यूज़ प्रिंट और लाइट वेटेड कोटेड पेपर के आयात पर मूल सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों और मोबाइलों के हिस्सों पर सीमा शुल्क की दरें संशोधित की गई हैं। चिकित्सा उपकरणों के आयात पर 5% स्वास्थ्य उपकर लगाया गया, सिवाय बीसीडी के छूट को छोड़ के। कुछ इनपुट और कच्चे माल जैसे फ्यूज, रसायन, प्लास्टिक पर कम सीमा शुल्क, कुछ सामान जैसे ऑटो पार्ट्स, रसायन आदि पर उच्च सीमा शुल्क जो घरेलू स्तर पर बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं अब स्टार्टअप एंड एमएसएमई में क्या बदलाव किए गए हैं। टैक्स बर्डन ऑन एम्प्लॉयज़ ड्यू टू टैक्स ऑन ESOPs टू बी डिफर्ड बाई 5 years or till they leave the company when they sell, whichever is earliest. New simplified returns for GST from April 2020. Startup with turnover up to ₹100 crore to enjoy 100% deduction for 3 consecutive assessment year out of 10 years. Turnover threshold for audit of MSMEs to be increased from 1 crore to ₹5 crore to those businesses which carries out less than 5% of their businesses in cash. App-based invoice financing loan products to be launched to alleviate problem of delayed payment and cash flow mismatch for MSMEs. Amendment to be made to enable NBFCs to extend invoice financing to MSME. स्टार्टअप एंड एमएसएमई के क्षेत्र में यूएसपी पर कर, जिसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी बोलते हैं, के कारण कर्मचारियों पर कर का बोझ 5 साल तक या जब तक वो कंपनी छोड़ देते हैं या जब वो बेचते हैं, जो भी जल्द से जल्द होता है उस पर लागू किया जाएगा। अप्रैल 2020 से जीएसटी के लिए एक नया सरलीकृत रिटर्न लागू किया जाएगा और जो 10 करोड़ में से 3 लगातार मूल्यांकन करने वाले 100% कटौती का आनंद ले सकते हैं और इनकी जो लिमिट रखी गई है 100 करोड़ तक रखी गई है। एमएसएमईज के ऑडिट के लिए टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किया जा रहा है। उन व्यवसायों को जो व्यवसाय अपने जो है 5% से कम कैश में करते हैं, मतलब डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। एमएसएमई के लिए विलंबित भुगतान एवं नकदी प्रवाह बेमेल की समस्या को दूर करने के लिए ऐप आधारित चालान वित्त पोषण ऋण उत्पाद लॉन्च किया जाएगा। एनबीएफसीज को एमएसएमई को चालान वित्त पोषण प्रदान करने के लिए सक्षम बनाने के लिए काफ़ी संशोधन किए जाएंगे। जी हाँ, अगर हम फिजिकल नंबर्स एंड एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 फिजिकल डेफिशिएट रिवाइज टू 3.8% फ्रॉम 3.3% इन द करंट फिजिकल। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 फिजिकल टारगेट सीन एट 3.5%, डेविएशन ऑफ 0.5% कंसिस्टेंट विथ सेक्शन 4/3 of FRBM Act. Net market borrowing of financial year 2020 at ₹4.99 lakh crore. For financial year 2021, it's pegged to ₹5.36 lakh crore. Nominal GDP growth for 2020-21 estimated at 10%. Receipts for 2020-21 estimated at ₹22.46 lakh crore. Expenditure at ₹30.42 lakh crore. Defense get ₹3.3 lakh crore as defense budget. ₹2.83 lakh crore to be allocated for the 16 action point. ₹1.6 lakh crore allocated for agriculture and irrigation and ₹1.23 lakh crore for rural development and पंचायती राज। जी हाँ, अगर राजकोषीय संख्या और आवंटन को देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2014 में राजकोषीय घाटा 3.3% से बढ़ाकर 3.8 हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए राजकोषीय लक्ष्य 3.5 देखा गया। FRBM अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार 0.5% का विचलन देखा गया है। यहाँ पर FRBM का मतलब होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अनुसार, जिसमें ये विचलन देखा गया 0.5% का देखा गया। ₹4,20,000 करोड़ में वित्त वर्ष 2015 के लिए नेट बाजार उधार। फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2021 के लिए यह 5,36,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। वर्ष 2020 और 21 के लिए नाममात्र जीडीपी विकास 10% का अनुमात्र है
और 2020-21 के लिए प्राप्तियों का अनुमान 22,46,000 करोड़ रुपए का है और व्यय का जो है 30,42,000 करोड़ का अनुमान है बजट में। रक्षा बजट के रूप में रक्षा को रुपए 3,37,000 करोड़ रुपए मिलते हैं और 16 एक्शन पॉइंट के आधार पर आवंटित करने के लिए कृषि क्षेत्र में रुपए 2,83,000 करोड़ बांटे गए हैं। कृषि और सिंचाई को 1,60,000 करोड़ रुपए एवं ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1,23,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। ₹4,400 करोड़ फॉर क्लीन एयर, ₹53,700 करोड़ फॉर ST स्कीम्स एंड ₹85,000 करोड़ फॉर SC OBC scheme, ₹28,600 for women specific scheme, for 9,500 crore for senior citizen schemes, ₹30,757 crore for Union Territory of Jammu Kashmir and ₹5,958 crore for Union Territory of Ladakh. In field of banking, to help bank depositor, government increases depositors insurance to ₹5 lakh from the current of ₹1 lakh per depositor per bank. Encourage PSBs to approach capital market for fund raising. Banking Regulation Act to be amended to strengthen cooperative banks. जी हाँ, स्वच्छ हवा के लिए 4,400 करोड़ का बजट रखा गया है। ST योजनाओं के लिए 53,700 करोड़ का बजट रखा गया है। SC OBC योजनाओं के लिए 85,000 करोड़, महिला विशिष्ट योजनाओं के लिए 28,600 करोड़, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 9,500 करोड़ का बजट रखा गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 30,757 करोड़ का, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ का बजट रखा गया है। बैंकिंग के क्षेत्र में बैंक जमाकर्ताओं की मदद करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए सरकार ने जमाकर्ता बीमा को वर्तमान 1 लाख की जो सीमा है उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया, जो DICGC द्वारा किया जाता है। फंड जुटाने के लिए पूंजी बाजार में संपर्क करने के लिए PSBs को प्रोत्साहित करने की योजना है। सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन किया जाना इस बजट में बताया गया है। इन द फील्ड ऑफ जॉब्स, न्यू अनाउंसमेंट हैज़ बीन मेड। National Recruitment Agency new common entrance test for non-gazetted government jobs and public sector bank. Special bridge courses to be designed by the Ministry of Health and Skill Development to fulfill the demand of teacher, nurses, paramedical staffs and care givers abroad. Urban local bodies to provide internship for young engineer for a period up to 1 year. Infrastructure 5. New smart city to be set up via PPP model. ₹1,70,000 crore allocated to transportation. 100 more airports to be set up by 2024 to support Udan scheme. Accelerated development of highways will be undertaken. Delhi-Mumbai Expressway and 2 other projects to be completed by 2023. Chennai-Bengaluru Express to be started. जी हाँ, नौकरियों के क्षेत्र में कई घोषणाएं की गई हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की घोषणा की गई है, जिसमें गैर राजपत्रित अधिकारी सरकारी नौकरियों के लिए एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए जो नए आम प्रवेश परीक्षा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखी जाएगी। जो बैंकों के क्षेत्र में अभी IPPS कर रहा था, उसमें नए योजनाएं की जाएंगी, जिसे CET के माध्यम से किया जाएगा। स्वास्थ्य और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा डिज़ाइन किए जाने वाले विशेष पूल पाठ्यक्रम विदेशों में शिक्षकों, नर्स, पैरामेडिकल कर्मचारियों और देखभाल करने वालों की मांग को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। शहरी स्थानीय निकायों को युवा इंजीनियरों के लिए 1 वर्ष तक की अवधि के लिए इंटर्नशिप प्रदान किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में PPP मॉडल के माध्यम से स्थापित किए जाने वाले 5 नए स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। परिवहन को आवंटित 1,70,000 करोड़ रुपए। उड़ान योजना को समर्थन करने के लिए 2024 तक 100 और हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे। राजमार्गों का त्वरित विकास किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस एवं 2 अन्य परियोजनाओं को 2023 तक पूरा किया जाना उनका लक्ष्य है। चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस शुरू किया जाना है। जी हाँ, NHAI to monetize 12 lots of highway bundles of over 6,000 km before 2024. Young engineers and management graduate will be roped in for infrastructure project under project preparation facilities. About ₹22,000 crore already provided for supporting national infrastructure pipeline. Investment clearance cell to set up through a portal will provide end-to-end facilitation support and information on land banks.
नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी विल सून बी रिलीज क्रिएटिंग सिंगल विंडो ई लॉजिस्टिक मार्केट। जी हाँ, NHAI ने 2024 से पहले 6000 किलोमीटर से भी अधिक के 12 बहुत सारे राजमार्ग बंडलों का मुद्रीकरण करने के लिए घोषणा की है। प्रोजेक्ट तैयारी सुविधाओं के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए युवा इंजीनियरों और प्रबंध स्नातकों को चुना जाएगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का समर्थन करने के लिए पहले से ही लगभग 22,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। एक पोर्टल के माध्यम से स्थापित करने के लिए निवेश क्लियरेंस सेल भूमि बैंकों पर एंड टू एंड सुविधा सहायता तथा जानकारी प्रदान करने के लिए बैंकों के माध्यम से इसको सरलीकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय रसद नीति जल्द ही जारी की जाएगी, जिससे सिंगल विंडो ई लॉजिस्टिक मार्केट को बढ़ावा मिल पाएगा। जी हाँ, टेलीकॉम के सेक्टर में ₹6,000 करोड़ फॉर भारत नेट प्रोग्राम। फाइबर टू होम कनेक्शन अंडर भारत नेट विल बी प्रोवाइडेड ₹1 lakh ग्राम पंचायत this year itself. New policies for private sector to build data center park, tourism, 5 archaeological sites to be developed for world class museum, that is राखीगराही हरियाणा, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिवसागर आसाम, धोलावीरा गुजरात एंड आदिचनालूर तमिलनाडु। ₹2,500 crore for tourism promotion and Indian Institute of Heritage and Conservation under Ministry of Culture proposed with the status of deemed university। जी हाँ, टेलीकॉम सेक्टर में भारत नेट कार्यक्रम के लिए 6,000 करोड़ के आवंटन किए गए हैं। भारत नेट के तहत फाइबर टू होम कनेक्शन इस साल 1 लाख ग्राम पंचायतों को प्रदान किया जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी और संचार क्रांति को बल मिलेगा। डाटा सेक्टर पार्क बनाने के लिए निजी क्षेत्रों के लिए नई नीति पर्यटन नीति बनाई गई है। जी हाँ, विश्व स्तरीय संग्रहालयों के लिए 5 पुरातत्व स्थल विकसित किए जाने हैं, जैसे राखीगढ़ी हरियाणा, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिवसागर आसाम, धोलावीरा गुजरात, आदिचनालूर तमिलनाडु। पर्यटन के लिए 2,500 करोड़ बजट दिए गए हैं। संस्कृति मंत्रालय के तहत ये जो पर्यटन के लिए दिए गए हैं वो पर्यटन को प्रमोशन करने के लिए दिए गए हैं। संस्कृति मंत्रालय के तहत एक भारतीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए घोषणा की गई है। Now in the field of energy, expansion of national gas grid from 16,200 km to 27,000 km along with reforms to depend gas markets enable ease of transaction and transparent price discovery. ₹22,000 crore allocated to power and renewable energy. Finance Minister urges all states and union territory to replace conventional energy meters by prepaid smart meters in 3 years. This will give consumers the freedom to choose supplier and rate as per their requirement. Advice to shut terminal plants if they don't meet emission norms. जी हाँ, जो ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए तो राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार जो 16,200 किलोमीटर से 27,000 किलोमीटर तक के साथ साथ गैस बाजारों में सुधार के लिए घोषणाएं की गई हैं। लेन देन में आसानी और पारदर्शी मूल्यों की खोज में सक्षम बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा को 22,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 3 साल में प्रीपेड स्मार्ट मीटर द्वारा पारंपरिक ऊर्जा मीटरों को बदलने का आग्रह किया गया है। इससे उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आपूर्ति और दरों को चुनने की स्वतंत्रता मिल सकेगी। यदि वे उत्सर्जन मानदंडों को पूरा नहीं करते तो थर्मल प्लांट बंद करने की भी सलाह दी गई है। जी हाँ, 5 measure for railways, large solar power capacity to be set up alongside rail tracks on land owned by railways, more Tejas like train for tourists, 150 new trains to be introduced on PPP basis, 4 stations will be also be redevelopment with the help of PPP, ₹18,600 crore worth Bengaluru Suburban Transport Project launch, 20% equity will be provided by the center। जी हाँ, रेलवे में बड़े 5 उपाय किए गए हैं। रेलवे द्वारा स्वामित्व वाली भूमि पर रेलवे के पास बड़ी सौर ऊर्जा क्षमता के लिए पर्यटकों के लिए अधिक तेजस जैसी ट्रेन की घोषणाएं की गई हैं। पीपीपी आधार पर शुरू की जाने वाली 150 नई ट्रेनें, पीपीपी की मदद से 4 स्टेशनों का पुनर्विकास भी किया जाएगा। बेंगलुरु उपनगरीय परिवहन योजना के लिए रुपए आवंटित किए गए हैं। 20% इक्विटी प्रदान जो है इसमें केंद्र सरकार देगी। जी हाँ, अब बढ़ते हैं इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। ₹99,300 करोड़ एलोकेटेड फॉर एजुकेशन सेक्टर एंड ₹3,000 करोड़ फॉर स्किल डेवलपमेंट। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग
and FDI to be leveraged to improve the education system, a medical college to be attached to a district hospital in PPP mode, viability gap funding to be set up for setting up such medical colleges, US like SET exam to be held in African and Asian country for benchmark foreign candidate who wish to study in India. Degree level full-fledged online education program to be offered by institute in top 100 in national institution ranking framework. New education policy to be announced very shortly. शिक्षा के क्षेत्र में जो इनके मेन थीम का एक हिस्सा भी है, जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में 99,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ रुपए के बजट रखे गए हैं। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधार और FDI का लाभ उठाया जाएगा। एक मेडिकल कॉलेज को PPP मोड में जिला अस्पताल से जोड़ा जाना चाहिए। ऐसे मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए व्यवहारिक एवं अंतर वित्त पोषण किया जाएगा। अमेरिकी जैसे सेट की परीक्षा अफ्रीकी और एशियाई देशों में बेंचमार्किंग करने वाले विदेशी उम्मीदवारों के लिए होनी चाहिए जो भारत में अध्ययन करना चाहते हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष 100 संस्थानों में द्वारा डिग्री प्रदान किए जाने वाली ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा नीति जल्द ही घोषित की जाएगी। नाउ इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट नीड्स टू बी लिबरलाइज, गवर्नमेंट प्रपोज टू हैंड होल्ड फार्मर सेज फाइनेंस मिनिस्टर, कॉम्प्रिहेंसिव मेजर फॉर 100 वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बीइंग प्रपोज्ड, प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम विल बी एक्सपेंडेड टू 20 lakh farmer, government will help 20 lakh farmer for setting up solar pump, farm market will be liberalized, another 15 lakhs farmer to be helped to solarize their grid connected pump set, schemes to enable farmer to set up solar power generation capacity on their fallow barren lands and to sell it to the grid, supporting states to focus on one product for one district so as to make way the horticulture to gain momentum। जी हाँ, कृषि के क्षेत्र में कृषि बाजार को बढ़ावा देने के लिए उदार बनाने की ज़रूरत है, ऐसा बजट में कहा गया है। किसानों को सौंपने का प्रस्ताव, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। 100 जल तनावग्रस्त जिलों के लिए व्यापक उपाय प्रस्तावित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का विस्तार 20 लाख किसानों तक किया जाएगा, जिसके तहत सोलर पंप स्थापित करने के लिए सरकार 20 लाख किसानों की मदद करेगी। फार्म बाजार को उदार बनाएगी। अन्य 15 लाख किसानों को अपने ग्रिड से जुड़े पंप सेटों को सोलराइज करने में मदद की जाएगी। किसानों को उनकी प्रति बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए ग्रिड को बेचने के लिए सक्षम बनाने की योजना है। सहायक राज्यों को एक ज़िले के लिए एक उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है, ताकि बागवानी को गति प्राप्त करने के लिए एक रास्ता बनाया जा सके। जी हाँ, इसी फील्ड में आगे अगर देखें तो कृषि उड़ान स्कीम फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ऑन इंटरनेशनल एंड नेशनल रूट्स, दिस विल also improve value realization in northeast and tribal districts. Railways will set up Kisan Rail through PPP arrangement for transportation or perishable goods. जैविक खेती पोर्टल ऑनलाइन नेशनल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट टू बी स्ट्रेंथ, लाइव स्टॉक मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी टू बी डबल्ड इन 108 टन फ्रॉम 53 टन बाई 2025, artificial insemination to be increased 70% from the present 30%, दीन दयाल अंत्योदय योजना 0.5 करोड़ हाउस होल्ड मोबिलाइज विथ 58 lakhs SSG टू द पोवर्टी एलिवेशन। जी हाँ, कृषि उड़ान को क्षेत्र में देखा जाए, उड़ान योजना के तहत तो किसानों को निर्यात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मार्गों की तरफ बढ़ावा देने की योजना है। इससे उत्तर पूर्व और आदिवासी जिलों में मूल्य वसूली में सुधार आएगा। रेलवे प्रति माल ढुलाई के लिए PPP व्यवस्था के माध्यम से किसान रेल की स्थापना करेगा। जैविक खेती पोर्टल ऑनलाइन राष्ट्रीय जैविक उत्पादकों को मजबूत बनाने के लिए बढ़ावा देगा। पशुधन 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना कर 53 टन से लेके 108 टन किया जाना है। वर्तमान 30% से कृत्रिम गर्भाधान को 70% तक बढ़ाया जाना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत गरीबी उन्मूलन के लिए 58 लाख SSG के साथ साथ 50 लाख जो करोड़ परिवार है वो इसमें जुड़े हैं। नाउ इन द फील्ड ऑफ फिशरीज, फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ मेरीन फिशरीज रिसोर्सेज टू बी पुट इन प्लेस, फिश प्रोडक्शन टू बी रेज टू 200 lakh टन बाई 2023,
youth and fishery extension work to be enabled by rural youth as Sagar Mitra, forming 500 fish farmer producing organization. In the field of sanitization, rupees 3.6 lakhs crore allocated to water sanitation and pipeline project, rupees 12,300 crore for Swachh Bharat. Our government is committed to open defecation free country in order to sustain ODF behavior and to ensure no one is left behind. जी हाँ, मछली पालन के क्षेत्र में समुद्री मत्स्य संसाधनों के विकास और प्रबंधन संरक्षण के लिए काफ़ी रूपरेखा बताई गई है। 2022-23 तक मछली उत्पादन को 200 लाख टन तक बढ़ाया जाना लक्ष्य रखा गया है। युवा और मत्स्य विस्तार का काम सागर मित्र के रूप में ग्रामीण युवाओं द्वारा सक्षम किया जाना चाहिए, जिसे 500 मछली उत्पादक संगठन के माध्यम से कराया जाएगा। स्वच्छता के क्षेत्र में 3,60,000 करोड़ का आवंटन जल स्वच्छता और पाइपलाइन परियोजना के लिए किया गया है। स्वच्छ भारत के लिए 12,300 करोड़ रुपए के आवंटन किए गए हैं। सरकार खुले में शौच मुक्त देश के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ओडीएफ व्यवहार को बनाए रखने के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि इसके पीछे कोई भी शख्स न रह पाए, कोई भी परिवार न रह पाए। जी हाँ, नाउ मूविंग टू द हेल्थ केयर सेक्टर, रुपीज़ 69,000 करोड़ एलोकेटेड टू हेल्थ सेक्टर, रुपीज़ 6,400 करोड़ आउट ऑफ 69,000 करोड़ फॉर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन प्लान एक्सपेंडेड टू कवर 12 न्यू डिजीजेज, viability gap funding into to set up the cover hospital with priority given to aspirational district that don't have hospital impaneled under Ayushman Bharat. Propose rupees 35,600 crore nutrition related plan. Jan Aushadhi Kendra schemes to offer 2,000 medicines and 300 surgicals in district by 2024. Over 6 lakhs Anganwadi worker have been equipped with smartphone to upload the nutrition state of 10 करोड़ हाउस होल्ड एड। जी हाँ, हेल्थ केयर सेक्टर में इनको 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 6,400 करोड़, जो 69,000 करोड़ रुपए में से ही है। 12 नई बीमारियों को कवर करने के लिए इंद्रधनुष प्रतिरक्षण योजना का विस्तार किया गया। आयुष्मान भारत के तहत अस्पतालों को अपात्र नहीं करने वाले आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अस्पतालों को कवर करने के लिए उनकी व्यवहारिकता को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निधि खिड़की की स्थापना की जाएगी। 35,600 करोड़ की घोषणा पोषण संबंधी योजनाओं के लिए प्रस्ताव रखा गया है। जन औषधि केंद्र योजना 2024 तक सभी जिलों में 2,000 दवाइयों और 300 सर्जिकल प्रदान करने की योजना है। 10 करोड़ परिवारों के पोषण की स्थिति को अपलोड करने के लिए 6 लाख से भी ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन से लैस किया जाएगा। जी हाँ, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बजट की घोषणाएं जो अभी हम इस वीडियो के माध्यम से देख रहे थे। मुख्य थीम इसकी जो है 3 बिंदुओं पर है, वो है एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग सोसाइटी। इसको ध्यान रखा जाए, इन 3 बिंदुओं पर बजट जो है केंद्रित है। एस्पिरेशनल इंडिया मतलब एग्रीकल्चर, कृषि और रूरल डेवलपमेंट, वेलनेस, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन एंड स्किल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एंड केयरिंग सोसाइटी मीन्स बोथ ह्यूमन एंड कंपसेंट और अंत्योदय एज ए आर्टिकल ऑफ फेथ। जी हाँ, ये कुछ बजट के जो सार बिंदु हैं मैं आपके सामने रखने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी मददगार होंगे, इंटरव्यू में के लिए भी मददगार होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कितना मददगार हुआ और कितना अच्छा लगा। तो मुझे मेरा हौसला अफजाई होगा। आपके कमेंट और लाइक से मुझे उत्साह मिलता है, एक जुनून मिलता है कि मैं फिर आपके लिए एक वीडियो बना के लाने की कोशिश करता हूं और अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो ला के आपके सामने रखता हूं। ये वीडियो ज़रूर लंबा है, लेकिन 2 घंटा 40 मिनट के बजट को सरल करने के लिए फिर भी 40 मिनट के अंदर मैंने इसको समेटने की कोशिश की है। तो आपकी सफलता की कामना करता हूँ, और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपके दिन और रात्रि शुभ हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।